हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इसका जो है पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन का। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और यदि स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आपके जो सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप हम कुछ पेपर के सॉल्यूशन अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें चेकआउट करने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। आपके सभी विषयों का सॉल्यूशन हमने वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिया है, या फिर आप हमारे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और जो है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको जो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपको जो पूरे आंसर देखेंगे। तो देखिए, ये आपका बीए प्रथम वर्ष का हिंदी साहित्य का द्वितीय पेपर है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का। इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछे गए स्टूडेंट्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। आपको यहाँ पर दो जो है गद्यांश दिए गए हैं, इनको आपको जो है इनकी सप्रसंग आपको प्रसंग के साथ जो है व्याख्या करनी है। इसके आगे देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था। आपका उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों का आपको वर्णन करना है, और अथवे में आपको देखना है हिंदी कहानी के विकास के विभिन्न चरणों को आपको समझाना है। देख लेते हैं इसके आगे आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया था औपन्यासिक तत्वों के आधार पर गोदान की समीक्षा कीजिए। जी हाँ, आपको गोदान की जो समीक्षा करनी है। आपकी गोदान एक कहानी है, उसकी आपको जो है समीक्षा करनी है। इसके बाद आपके अथवे में आपको पूछा गया था महाभोज उपन्यास की कथा जो संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको चौथे में आपको बूढ़ी काकी कहानी की मूल संवेदना व्यक्त करते हुए उसका सारांश आपको प्रस्तुत करना है। और उसके अथवे में आपको वापसी कहानी की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने को कहा गया है। इसके बाद आपको पांचवें में जो पूछा गया है देखिए, पांचवें में कहानीकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु का आपको परिचय देना है। अथवे में आपको राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व का भी परिचय संक्षिप्त में देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपको देखिए पांचवा आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है। देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम। देखिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर आपका देखिए हिंदी साहित्य, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए, हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर का प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर अथवा। जी, आपको यहाँ अथवा प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर। तो देखिए, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपके गद्यांश का यह आंसर है। देखिए, मगर कोठरी ना कर सके, ये वाले जो गद्यांश का हमने आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए, आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। प्रस्तुत गद्यांश में एक माता द्वारा अपने पुत्र प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, आपको कुछ इस तरीके से प्रसंग लिखना है। इसके आगे आपको जो है व्याख्या करनी है इसकी पूरी। जी हाँ, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या आपको जो इस तरीके से करनी है। व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में एक माता अपने पुत्र के लिए कोठरी अपने छोटे से घर में बैठकर रो रही है, जिसकी आंखों से अनगिनत आंसू बह रहे हैं। माता अपने दुपट्टे से अपने आंखों के आंसू को बार बार पोंछ रही है। इसके आगे लिखना है आपको। देखिए, बार बार पोंछ रही है, परंतु आंसुओं का ढेर माता जो है रोक नहीं पा रही है। जी हाँ, इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि माता के वर्षों का रोना आज ही हो रहा हो। जी हाँ, फिर माता अपने हृदय को अपनी अंतर्वाणी के माध्यम से समझती है तथा सात भगवान का नाम लेते हुए अपने पुत्र के लिए भगवान से जो है लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। वैसे ही आंखें फिर से आंसुओं का सैलाब आ जाता है। फिर माँ उसी प्रकार से आंसुओं को पोंछकर सहम हो उठती है। स्टूडेंट्स, आपको पूरा यहाँ तक आंसर लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला स्टूडेंट्स, आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 2। तो 2 में आपको उपन्यास का जो है उपन्यास के बारे में पूछा गया है और उसके तत्वों के बारे में आपको लिखने को कहा गया है। तो देखिए, उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास क्या होता है, उसके पूरे तत्वों का वर्णन आपको करना है पॉइंट वाइज। तो देखिए, उपन्यास शब्द तथा उपन्यास शब्द उप तथा न्याय शब्दों से मेल से बना है।
जिसका अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु। साहित्य के अनुसार उपन्यास वह कृति है जिसे पढ़कर लोग ऐसा लगे कि यह हमारी ही इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब हमारी ही भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास देखिए, उपन्यास आधुनिक युग की देन है तथा इसका हमारी अंतर्वायव जगत की जितनी यथार्थ एवं सुंदर अभिव्यक्ति उपन्यास में दिखाई पड़ती है उतनी किसी अन्य विधा में नहीं। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। इसे यह आंसर है आपका प्रश्न क्रमांक 2 का। इसमें युग विशेष के सामाजिक जीवन और जगत की झांकियां संजोई जाती है। मनोवैज्ञानिक सबसे मार्मिक अभिव्यक्ति भी उपन्यास साहित्य में मिलती है। उपन्यास के द्वारा लेखक पाठक के सामने अपने हृदय की कोई विशेष बात, कोई नवीन या मत या विचार प्रस्तुत करना चाहता है। साहित्य के जितने रूप विधान होते हैं उनमें उपन्यास का रूप विधान सर्वाधिक लचीला है। वह परिस्थिति के अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसमें एक दिन, एक वर्ष या एक युग की कथा भी हो या रह सकती है। इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें घटनाएं कैसी भी हो परंतु उसमें तारतम्य संबंध अवश्य होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके आगे देखिए, आपके उपन्यास के तत्व पूछे गए थे प्रश्न क्रमांक 2 में, तो यही आपका जो है इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है और उपन्यास के तत्व आपको लिखने हैं। कथा वास्तु उपन्यास का प्राण होता है। इसकी कथा वस्तु जीवन से संबंधित होते हुए भी अधिकतर काल्पनिक होते हैं, किंतु काल्पनिक कथानक स्वाभाविक एवं यथार्थ प्रतीत हो, अन्यथा पाठक उसके साथ तारतम्य यानी तालमेल नहीं कर सकता। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स, उपन्यास को यथार्थ जीवन से संबंधित केवल विश्वसनीय और संभव घटनाओं को ही अपनी रचनाओं में स्थान देना चाहिए तथा तथ्यों की उपेक्षाओं नहीं करनी चाहिए। यही गुण उपन्यास को कहानी से अलग करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना, देखिए, इसमें एक कथा मुख्य होती है तथा अन्य कथाएं गौण हैं, जो मुख्य कथा को गति देती रहती है, किंतु गौण कथा मुख्य कथा की सहायक तथा विकास करने वाली होनी चाहिए। इसके लिए उसमें गठन नवनीति होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि मुख्य और प्रासंगिक, देखिए आगे लिखना है आपको, प्रासंगिक कथाएं परस्पर संबंध, कौतूहल और रोचकता के साथ संगठन भी अनिवार्य है। अर्थात उपन्यास की सफलता इसी में है कि सभी घटनाओं एक सूत्र में पिरोई हुई हो तथा उनमें कारण श्रृंखला बंध जाए। जी स्टूडेंट्स, आपको इसके आगे पूरा इस तरीके से लिखना है। इसके आगे आपको देखिए आपके उपन्यास के तत्वों का वर्णन कर लेना है स्टूडेंट्स। देखिए, आपको सबसे फर्स्ट में लिखना है पात्र एवं चरित्र चित्रण। आपका फर्स्ट पॉइंट है ये, आपको उपन्यास के तत्व में फर्स्ट में लिखना है पात्र एवं चरित्र चित्रण। उसके बाद देखिए आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना है, क्या होता है आखिर आपका पात्र एवं चरित्र चित्रण, इसकी क्या भूमिका होती है उपन्यास में। तो देखिए, उपन्यास का मुख्य विषय मानव और उसका चरित्र है। उपन्यास में पात्रों का चरित्र चित्रण क्रियाकलापों के द्वारा होना चाहिए, इसी में उपन्यास की सफलता है। वैसे उपन्यासकार अपनी ओर से भी चरित्र चित्रण करने में स्वतंत्र होता है। उपन्यास के 2 प्रकार के होते हैं पात्र। देखिए, इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, पहला होता है आपका प्रधान पात्र। जी हाँ, आपको पात्र एवं चरित्र चित्रण के अंतर्गत आपको ये लिख लेना है प्रधान पात्र। आपका इसमें पहला पॉइंट लिख लेना है ए में। और देखिए, शुरू से लेकर अंत तक उपन्यास के कथानक को गति देते लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं, जो आपके प्रधान पात्र होते हैं। इसके आगे आपको लिखना है, देखिए, यह पात्र कथा के नायक होते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द संपूर्ण कथा चलती रहती है। इस तरीके से आपको प्रधान पात्र में लिखना है। इसके बाद आपका सेकंड होता है गौण पात्र। तो गौण पात्र क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए, प्रधान पात्रों को सहायक बनाकर आते हैं। इसका कथानक गति को गति देना, वातावरण की गंभीरता को काम करना, वातावरण की सृष्टि करना तथा अन्य पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना भी होता है। इसके आगे लिखना है बीच बीच में उपस्थित होकर यह पात्र प्रधान पात्र कथा अथवा कथा वस्तु को गति देते रहते हैं। इस तरीके से आपको गौण पात्र में लिख लेना है स्टूडेंट्स। चलते अपने अगले अपना आगे की तरफ, आपको इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। आपको लिखना है, कभी यह हंसाने का कार्य करता है तो कभी दर्शकों का मनोरंजन करने में के लिए उपस्थित होते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। इसके आपको कंटिन्यू करना है। देखिए, आपका तीसरा
जी हाँ, आपको तीसरा जो है संवाद। जी हाँ, आपको तीसरा जो स्टूडेंट्स आपका जो तीसरा आपकी विशेषताएं हैं, आपको उसमें संवाद लिख लेना है। देखिए आगे देख लेते हैं संवाद आखिर क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है उपन्यास में। देखो संवादों का प्रयोग कथानक को गति देना, नाटकीयता लाना, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करना, वातावरण की सृष्टि कराना आदि कई उद्देश्यों से होता है। संबंध मुख्य रूप से कथोपकथन, संवाद पात्रों के भाव से विचारों, संवेदनाओं, मनोवृत्तियों आदि को व्यक्त करने में जो है ये सहायक होते हैं। कथोपकथन की कथा और विषय पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। एक सफल उपन्यास के सफल कथोपकथन कौतूहल वर्धक, नाटिकता से पूर्ण, संवेद उद्देश्य व स्वाभाविकता होते उनमें मुश्किल नहीं होती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए आपके थर्ड पॉइंट संवाद का ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है वातावरण। जी हाँ, आपका वातावरण स्टूडेंट्स आपका अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट। तो वातावरण जो है वो आपके पता होगा कि उपन्यास का एक तत्व है, तो इसका भी आपको देख लेना आखिर वातावरण क्या होता है और इसका क्या क्या भूमिका होती है उपन्यास में। तो देखिए देशकाल वातावरण का निर्माण प्रत्येक उपन्यास में आवश्यक है। पाठक उपन्यास के युग और उसकी परिस्थिति से बहुत दूर होता है। उन्हें पूरी तरह समझने के लिए उन्हें उसे उपन्यासकार के वर्णन का सहारा लेना पड़ता है। इसके आगे आप लोग को लिखना है यह है, इसलिए पाठक के प्रति उपन्यासकार का दायित्व तो बढ़ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसको कंटिन्यू करना। देखिए इसके अतिरिक्त लेखक को पात्रों की भी मानसिकता, स्थिति, परिस्थितियों आदि का भी चित्रण करना पड़ता है। पात्रों के बाह्य आंतरिक वातावरण का सफल चित्रण लेखक तभी कर सकता है जब वह अपने देश, काल, वेशभूषा आदि के बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। इसके आगे आपका देखिए भाषा शैली। यहाँ आपका अगला जो है पॉइंट हो जाएगा पाँचवा, ये आपका जो है भाषा शैली हो जाएगा। तो देखिए भाषा शैली में कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। उपन्यास में वास्तु अभिव्यक्ति कला का विशेष महत्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और शैली उसके कथन का ढंग। भाषा के द्वारा उपन्यासकार अपने पाठक तक संप्रेषण करता है। इस तरीके से भाषा शैली में लिखना है आपको। और आगे लिख लेना है आपको। देखिए अतः उसका सुबोध होना आवश्यक है ताकि पाठक लेखक के भावों एवं विचारों के साथ ही उसका साहित्य होना भी आवश्यक है। उसमें अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियों का यथा स्थान प्रयोग होना चाहिए। आगे लिखना है आपको। देखिए कथा वस्तु की अभिव्यक्ति की अनेक शैलियाँ हो सकती है। ऐतिहासिक उपन्यास अधिकतर कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। वर्तमान जीवन से संबंधित आत्मकथात्मक शैली में अधिक सजीव हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व दीप्ति, डायरी शैली आदि का भी प्रयोग उपन्यास में किया जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। आगे आपको इसी क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करना है। आपका छठवां जो उद्देश्य है आपका जीवन दर्शन व उद्देश्य, आपके ये प्रश्न क्रमांक 2 का उपन्यास के तत्व में चल रहे हैं अभी हमारे। तो देखिए आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए हमारी गद्य साहित्य सृष्टि के पीछे कोई ना कोई भारतीय मान्यता या उद्देश्य आदि आवश्यक हो रहता है। एक अनुभवी उपन्यासकार का जीवन और जगत प्रति उसकी प्रत्येक समस्या के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है। देखिए जो किसी न किसी रूप में उपन्यास के पात्रों व घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। इसके आगे आपको स्टूडेंट्स लिखना है, कंटिन्यू करना है आपको इसी क्वेश्चन आंसर को। देखिए अभिव्यक्ति पाते हैं, यही उपन्यासकार का उद्देश्य या अभिव्यक्ति जीवन का दर्शन होता है। अतः इसकी अभिव्यक्ति सूचक ढंग से होनी चाहिए, तभी यह प्रभावशाली सिद्ध होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। देखिए आपका पूरा देखिए यहाँ तक आपका प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप देखिए वीडियो को रोककर इसका पूरा आंसर आपको लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर अथविक हमने आपको प्रोवाइड करवाया। अथवा में आपको महाभोज के बारे में लिखने को कहा गया है। जी हाँ, देखिए आपको जो महाभोज आपका देखिए एक वो जो है उपन्यास है उसके बारे में आपको वर्णन करने को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 के अथविक आंसर हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। उपन्यास में अपराध और राजनीति के जो है गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको जो स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से लिखना है, कंटिन्यू करना है आपको इसको आंसर को। आगे लिखना है आपको महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है।
इसके बाद लिखना है कहानी विसेवर उर्फ बीसू की मौत की घटना से प्रारंभ होती है। सरोआ गांव की हरिजन बस्ती में आगजनी की घटनाओं में दर्जनों व्यक्ति की निर्मम हत्या हो चुकी थी। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए बीसू के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम प्राधिकारी को सौंपना और बस्ती के लोगों को न्याय दिलाना चाहता था, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए जाने के प्रतिशोधी भावना में किए गए षड्यंत्र के कारण उसे बीसू के चाय में 2 लोगों को भेजकर जहर दे मिलवा दिया जाता है। यह चाय में उन्हें जो है जहर मिलवा कर दिया जाता है। इसके आगे आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 2 का आपके 3 का आंसर है अथवे का, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बीसू की मौत के पश्चात उसका साथी बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिरोध को जिंदा रखता है। आगे आपको लिखना है, देखिए बिंदा को भी राजनीतिक और अपराध के चक्र में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अंततः नौकरशाही वर्ग का ही एक चरित्र पुलिस अधीक्षक सक्सेना वंचितों के प्रतिरोध को जारी रखता है। जातिगत समीकरण किस प्रकार की भारतीय स्थानीय राजनीति का अनिवार्य अंग बन गए हैं। उपन्यास केंद्रित चिंता है और जो है आपकी पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध कथा को गति प्रदान करता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। आगे लिखना है आपको भंडारी ने उपन्यास में नैतिकता अंतर्द्वंद अंतर्विरोध के से जूझते सत्ताधारी जो है वर्ग सत्ता प्रतिपक्ष मीडिया और नौकरशाही व के अवसरवाद अवसरवाद चरित्र पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आपके जो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर लिख लेना है, पूरा आपको यहाँ तक लिख लेना है, तो आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का भी उत्तर हमने आपको प्रोवाइड करवाया। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 4 के अथवे का आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। तो कुछ इस तरीके से आपको देखिए वापसी कहानी के बारे में प्रश्न क्रमांक 4 के अथवे में आपको पूछा गया है। तो देखिए वापसी कहानी लेखिका उषा प्रियवंदा द्वारा लिखी गई है। देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो देखिए आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको वीडियो को रोककर इसका पूरा आंसर लिखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रियवंदा जी का विशिष्ट स्थान है। नई कहानी में अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण उषा जी बहुत चर्चित है, बहुत प्रशंसित रही। अपनी रचनाशीलता के कारण ही वे आज भी हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी हुई है। उषा प्रियवंदा की कहानियों में आज के व्यक्ति की दशा और दिशा का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए कुछ इस तरीके से पाठकों को सहज रूप में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हिंदी कहानियों में होने वाली कोई भी चर्चा इनकी कहानियों की चर्चा के बिना लगभग अधूरी है। इस तरीके से लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यू करना है इस आंसर को, और देखिए अब आपको पूरा ये आपका मेन जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, आपको पूरा वहाँ से स्टार्ट करना है। आगे आपको ये लिखना है, देखिए परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार में बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करती है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनाद में जो है वह शरीक होना चाहते थे, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते। घर के सभी सदस्य बापू के फैसले का निरादर करते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को अखरने लगती है। घरेलू मामले में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं, उल्टे उनके फैसलों का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरोध ना हो, इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। इसके बाद उनके लिए सबसे दुखद की बात यह होती कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी से समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, वह पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए कुछ इस तरीके से, तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन की सार्थकता समझती है। कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर पुनः चीनी मिल को नौकरी खोज कर घर चले जाने का फैसला ले लेते हैं।
इस तरीके से लिखना है आपको। आगे आपको लिखना है इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है वापसी कहानी का। तो देखिए आपको स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से लिखना है निष्कर्ष। वापसी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। वापसी आधुनिक के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का कोई भी स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धन उपार्जन के निमित्त मात्र पात्र बन गए हैं। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। इसके आगे लिखना है गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते थे। देखिए किंतु अभी संभव नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों को विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 5 में स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु का जो है आपको परिचय पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 5 में। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को अरोड़ी हिंगना जिले में पूर्णिया बिहार में हुआ। आगे लिखना है आप आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। इसी प्रसंग में सोशलिस्ट पार्टी में जा जुड़े व राजनीतिक सक्रिय भागीदारी की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार रहे। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना, देखिए 1954 में महिला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ तथा तत्पश्चात हिंदी के कथाकार के रूप में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली। जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और सत्ता द्वारा दमन के विरोध में पद्मश्री त्याग कर हिंदी आंचलिक कथा लेखन में सर्वश्रेष्ठ रहे। जी हाँ, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आगे आपको फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में लिखना है। देखिए कंटिन्यू करना है। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1971, जी हाँ इस तरीके से इनका जीवन काल है स्टूडेंट्स। आपको तो इस तरीके से इनका जीवन काल है। इस तरीके से देखिए इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। फणीश्वर नाथ जी का जन्म बिहार के अररिया जिले में जो फॉरसिंगगंज के निकट अरोई हिंगना ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक जीवन फॉरसिंगगंज तथा अररिया में पूरा करने के बाद इन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर से विराट जो है आदर्श आपका जो विद्यालय है वहाँ से जो है कोईराला स्टूडेंट्स देखो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए कोईराला परिवार में रहकर कि इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको कंटिन्यू करना है इसी का आंसर। देखिए बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। उन्होंने हिंदी में आंचलिक तथा कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। उनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको ये कंटिन्यू करना। देखिए लेखक शैली, इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता है तथा पात्रों का चरित्र चित्रण काफी तेजी से होता है, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन के प्राय अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यू करना। देखिए आपका यही है नहीं होता है। इनकी लगभग हर कहानी पात्रों की सोच घटनाओं से प्रदान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका सुंदर उदाहरण है। लेखन की शैली प्रेमचंद से काफ़ी मिलती थी और इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की भी संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, इसको आज़ादी के बाद का प्रेमचंद जो है किसको कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को। इसके आगे आपको स्टूडेंट्स पूरा लिखना है। देखिए अपनी कृतियों में उन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। अगर आप उनके कार्यक्षेत्र से जो है कोशी तो ऐसे शब्द जो आप यहाँ ही ठेठ या देहाती समझते भी देखने को मिल सकते हैं। आपको इनकी रचनाओं में देखिए आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। देखिए लेखनकार आपको लिख लेना है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। फणीश्वर नाथ रेणु जी 1936 के आसपास के कहानी लेखन की शुरुआत की। उस समय कुछ कहानियां प्रकाशित भी हुई थी, किंतु वे
किशोर रेणु की अपरिपक्व कहानियां थी। 1942 में आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद जब वे 1944 में जेल से मुक्त हुए, तब वे घर लौटने पर उन्होंने देखिए बाट बाट नामक कहानी, पहली परिपक्व कहानी लिखी और बटबावा साप्ताहिक विश्वामित्र के 27 अगस्त 1944 के अंक में प्रकाशित हुई। रेणु की दूसरी कहानी पहलवान की ढोलक 11 दिसंबर 1944 को साप्ताहिक विश्वामित्र में छपी। जी हाँ, आपको इस तरीके से पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स पूरा कंटिन्यू करना है इसको। 1972 में रेणु ने अपनी अंतिम कहानी भित्ति चित्र में मयूरी लिखी। अब तक उनकी उपलब्धि कहानियों में 63 संख्या, जी हाँ, उनकी कहानी कुल 63 है। इसके आगे आपको रेणु को जितनी प्रसिद्ध उपन्यासों से मिली, उतनी ही प्रसिद्धि उनकी कहानियों से मिली। ठुमरी, अगीनखोर, आदिम रात्रि, महक एवं श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानी आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां संग्रह है। आगे आपको लिखना है उसका देखिए फिल्म तीसरी कसम। जी हाँ, आपको फिल्म तीसरी कसम भी उनकी जो है इस तरीके से आपको लिखना है। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित तीसरी कसम से भी उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाई। इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में अभिनय किया था। तीसरी कसम के वासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था। इसके निर्माता सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। कथा हिंदी के अलावा उन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र और जो रिपोर्टाज आदि विधाओं में लिखा। उनके कुछ संस्मरण भी काफ़ी मशहूर हुए। ऋण जल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत पूर्व, समय की शिला पर आत्म परिचय उनकी संस्मरण है। इसके अतिरिक्त वे दिनदान पत्रिका में रिपोर्टाज भी लिखते। नेपाली क्रांति था उन कथा रिपोर्टाज का उनका उत्तम उदाहरण है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे उनकी साहित्यिक कृतियां देखिए आपको लिखनी। उपन्यास रेणु जो जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास को मैला अंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन से उन्हें रातों रात जो है हिंदी साहित्य के बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्धि कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद इसे हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की। हालांकि विवाद भी कम खड़े नहीं किए गए। उनकी प्रसिद्धि जलने वालों से इतने सतीनाथ बहादुरी बंगला उपन्यास, धुधाई, चरितमानस की नकल बताने की कोशिश की गई, पर इस समय के बाद इस तरह से झूठे आरोप ठंडे पड़ते गए। जी आपको इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट्स देखिए, रेणु के उपन्यास लेखन में मैला आंचल और परिकथा तथा लेखन का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद उपन्यासों में वे बात नहीं दिखी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है और उनकी आपको कुछ कृति आप प्रोवाइड करवाए। मैला आंचल, परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है देखिए आपको कितने चौराहे, ये आप उनकी कृति है। आगे आपको उनकी कथा संग्रह लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए अपने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए। तो देखिए कथा संग्रह, एक आदिम रात्रि की महक, आपको जो है आपका ये पहला कथा, दूसरा आपका ठुमरी हो जाएगा, तीसरा आपको देखिए अग्निखोर हो जाएगा, चौथा आपका देखिए अच्छे आदमी, पांचवा आपको जो रिपोर्टाज भी उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद ऋणजल धनजल भी लिखे उन्होंने। देखिए इसके बाद नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, अश्रुत, अभूतपूर्व, पूर्वे, दियाँ प्रसिद्ध कहानियाँ। इस तरीके से उन्होंने कई प्रसिद्ध कहानियाँ भी लिखी है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर यहाँ प्रसिद्ध कहानी तक आपको लिख लेना। इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। यार किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है आंसर में, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो है हमारे जो आपको सभी क्वेश्चन के जो है आंसर प्रोवाइड यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही आपको जिस भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी उस क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही इसका पीडीएफ हमने कहा था, तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ जाकर आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही हम आपको सभी सॉल्यूशन जो है आपके प्रश्नों के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वहाँ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही हो सकता है कि हम आपको वहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।